एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इकोनॉमिक्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, सभी लोग कैसे हैं? आ जाइए, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं सेशन। क्या पढ़ना है हमें आज, ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग गरिमा। बाकी लोग कहाँ रह गए, आज लेट हो गया। गुड मॉर्निंग दीप्ति। हाँ जी, हाँ, आज मैं संडे को क्लास इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कल मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो मैं नहीं रहूँगी, इसलिए मॉर्निंग वाली क्लास मैं नहीं ले पाऊँगी। मैंने सोचा मैं इसे आज ही ले लेती हूँ। इवनिंग की क्लासेस होगी, ठीक है। इवनिंग में जो टेस्ट होता है आपका होगा। तो चलिए, क्या पढ़ना था हमको आज? मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या पढ़ने वाले थे हम लोग आज? दिख रहा है सभी को? मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने के जो मेथड से, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बताइए कितने मेथड है तो टोटल, कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं? तो देखिए, टोटल 5 मेथड हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रपोर्शनेट मेथड, प्रपोर्शनेट मेथड है, हम लोग परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, ठीक है। प्रपोर्शनेट मेथड। दूसरा क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और थर्ड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। थर्ड क्या है? पॉइंट मेथड, ठीक है, पॉइंट मेथड। और फोर्थ क्या है? आर्क मेथड। और फिफ्थ क्या है? रेवेन्यू मेथड। तो ये टोटल कितने? 5 मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या है प्रपोर्शनेट मेथड। वैसे भी हम लोग लेट है तो जल्दी करते हैं। क्या है प्रपोर्शनेट मेथड? पहला है प्रपोर्शनेट मेथड। तो देखिए, प्रपोर्शनेट मेथड जो था वो किसने दिया था? मार्शल ने, ठीक है, गिवन बाय मार्शल। तो प्रपोर्शनेट मेथड को दिया किसने था? मार्शल ने दिया था। क्या कहता है ये मेथड, बताइए। यस, आई एम फाइन। आप बताइए सभी लोग कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है सभी की? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? हाल चाल सब कुछ तो चलता रहेगा, जो मेन है वो तैयारी कैसी चल रही है। जी हाँ, रेशियो चेंज, हाँ हाँ, परसेंटेज चेंज, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो ये जो प्रपोर्शनेट मेथड क्या है, दिस इज द मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ, सॉरी मैं मेथड लिखी हूँ, दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट लिखिए या परसेंटेज लिखिए, ठीक है। प्रपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांडेड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। प्रपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये प्रपोर्शनेट मेथड? क्या बोल रहा है कि प्राइस में प्रपोर्शनेट चेंज आने से क्वांटिटी में जो प्रपोर्शनेट चेंज आता है उसको मेजर करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं वो कौन सा मेथड है? प्रपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड।
मतलब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन आने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन आता है उसको हम चेक करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं इलास्टिसिटी चेक करने के लिए, तो वो कौन सा मेथड है? प्रपोर्शनेट मेथड। ठीक है, चलिए बताइए क्या फॉर्मूला है इसका? प्रपोर्शनेट मेथड को निकालने का फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रपोर्शनेट मेथड से जब हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए सभी लोग, मैं भी लिख रही हूँ, फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस मतलब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसको चेक करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनेट मेथड। अब आप इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? माइनस साइन को आपको लगाना नहीं भूलना है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस और प्राइस अपॉन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, एनी डाउट? चलिए अब इसको आप एक एग्जाम्पल से भी देखिए। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए कोई कमोडिटी है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम की प्राइस कितनी है? आइसक्रीम लिखना वो करती हूँ। क्या है? किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो कितनी है? प्राइस मान लीजिए 4 रुपीज़ है, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है? 1 यूनिट। मान लीजिए आइसक्रीम आप परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो उसकी प्राइस कितनी दी हुई है? 4 रुपये, और आप उसमें क्या करें, जब प्राइस 4 रुपये है तो आप सिर्फ एक आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप प्राइस जो है कम होकर कितनी हो गई? P2 कितना हो गया? 2 रुपये हो गया, और आप क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहे हैं? मतलब आप आइसक्रीम की अब ज़्यादा मात्रा खरीद रहे हैं। कितनी खरीद रहे हैं? 4 यूनिट। तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? आपको ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए चेंज इन Q का मतलब क्या है? Q2 माइनस Q1। चेंज इन P का मतलब है P2 माइनस P1। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब प्राइस आपका 4 था, मतलब पहले प्राइस 4 था, तो आप वस्तु की आइसक्रीम की कितनी डिमांड करें? 1 यूनिट। तो प्राइस यहाँ पर क्या हो गया? देखिए प्राइस P1 कितना था? 4। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी? Q1 कितना हो गया? 1 यूनिट। और प्राइस जब कम होकर 2 हो गया, यानी P2 कितना हो गया? 2। तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है? 4। ठीक है, आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो आप रखिए वैल्यू, देखिए क्या आ रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस आपको लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, तो आप माइनस लगाना भूलिएगा नहीं। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, माइनस रखिए, उसके बाद स्पेस है सफिशिएंट, फिर भी मैं इसमें अब गड़बड़ किए जा रही हूँ। ठीक है चलिए देखिए, माइनस साइन आप रखिए, और अब आप क्या कीजिए, Q2 माइनस Q1 की वैल्यू रखिए। पहले Q2 आएगा, तो देखिए क्या है Q2 आपका कितना है? 4 माइनस 1। ठीक है, P2 माइनस P1 की वैल्यू रखिए। P2 कितना दिया हुआ है? 2। यहाँ पर दिया 2 माइनस 4। ठीक है, और आपको फिर क्या रखना है? P1, यहाँ P1 यहाँ Q1 है, तो P1 की वैल्यू कितनी है? 4। Q1 की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? -3, माइनस साइन है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2, 4 × 1। तो सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 12/2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो गई आपकी? 6। ठीक है, डाउट है कुछ? नहीं समझ आया कुछ तो बताइए। आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो पूछिए, मैं फिर से बताऊंगी।
देखिए प्राइस यानी P1 प्राइस जब था, प्राइस कितना था 4 था, क्वांटिटी डिमांड 1 हो रही थी, प्राइस कम होकर 2 हो गया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई आइसक्रीम की, 4 आइसक्रीम अब आप डिमांड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो P1 प्राइस थी, P1 प्राइस कितना था 4, Q1 डिमांड कितना हो गया 1, प्राइस कम होकर जो हुआ वो कितना हो गया P2 हो गया, और उस बेसिस पर जो क्वांटिटी डिमांड हो रही थी वो क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। तो वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है, चेंज का मतलब क्या है ये भी लिखा है, आपको वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला आपको ये लगाना है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। P1 Q1 की भी वैल्यू आपको वहाँ रखनी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस मत समझिएगा। क्लियर है मैम? चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा मेथड है बताइए? क्या कह रहे हैं आप सुशी? चलिए ठीक है। दूसरा देखिए हमें क्या पढ़ना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। मैम आप ऊपर नहीं, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है क्या ऊपर? कहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है, ये मैं थोड़ा और नीचे लिख देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा है तो। सेकेंड मेथड क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग 5 टाइप के इलास्टिसिटी को पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। तो ये 3 टाइप के हमको पढ़ना है, ठीक है, बाकी हमें नहीं पढ़ना है, 5 नहीं 3 टाइप के पढ़ना है, ठीक है। तो हमको इसके लिए पढ़ने के लिए पहले आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफ आपको समझना है, उसी के बेसिस पे हम आगे सारा पढ़ेंगे। पहले आप इस ग्राफ को समझिए, उसके बाद में इस ग्राफ को कैसे बना है मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपका इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। ये आपको फिगर याद रखना है, एग्जाम में सिर्फ यही दे देगा और पूछ देगा यहाँ पर कौन कौन से, इसमें अगर मान लीजिए वैल्यू गलत रख दिया और पूछ दिया कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, या फिर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर रिलेशनशिप पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज होगा, टोटल एक्सपेंडिचर आपका इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, और यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है। आप पहले इस ग्राफ को ध्यान रख लीजिए, फिर इसके बाद ये सारे कैसे हुए मैं आपको बताती हूँ। नेगेटिव रिलेशन का मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, या प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो ये आपका कैसा रिलेशन बता रहा है, नेगेटिव रिलेशन है। और इस समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है, तो आपको बताना है ग्रेटर देन 1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर, ना कि क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अक्सर बच्चों को यही कन्फ्यूजन आता है कि मैम कैसे बोल रही है, इलास्टिसिटी में कुछ और था, यहाँ कुछ और है। तो क्वांटिटी डिमांड अलग चीज़ है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। टेक्नोलॉजी से अवेयर होना बहुत
ये बात है। हाँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अब आगे चला जाए। तो देखना है हमें सबसे पहले कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कब होती है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर पता करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कब होती है। आपको पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड होती है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब आपको देखना है मैंने क्या बताया, ऐसा केस तब होगा जब आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा, यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा, कम होगा। तो ये कैसा रिलेशन बता रहा है, नेगेटिव रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट एग्जाम में दिया जाता है कि व्हेन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन change in price and change in expenditure moves in opposite direction। ठीक है, आपको जब opposite direction में होगा, ठीक है, change in opposite डायरेक्शन, तो आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ग्रेटर देन 1 होगी तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे होगा ये अभी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, आपसे डायरेक्ट कैसा रिलेशन है तो आपको बताना, सीधे बताना है। ठीक है, एंड प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज, लिख देती हूँ मैं यहीं पर, व्हेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर negatively related then elasticity of demand will be greater than 1। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में इससे यही आता है सिर्फ, या तो ये स्टेटमेंट पूछेगा या फिर ये स्टेटमेंट पूछेगा। ठीक है, या फिर आपको ऐसे दे देगा, तो याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ग्राफ से देखिए कैसे होता है। तो पहले आपको क्या करना है सॉरी देखिए मैंने क्या बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टोटल एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए प्राइस कितनी है, प्राइस आप मान लीजिए 24 कुछ भी मान लीजिए, प्राइस मान लीजिए 2 है और क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है 4, तो कितना हो गया ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर 8। ठीक है, और फिर आपका प्राइस क्या हो गया, मान लीजिए प्राइस जो है ये कम होकर 1 रुपीज़ हो गया और क्वांटिटी डिमांड कितनी बढ़ गई, मान लीजिए 10 रुपये। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10। तो देखिए क्या हुआ, प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। प्राइस पहले 2 था, अब प्राइस 1 हो गया कम होकर, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पहले 8 था, अब टोटल एक्सपेंडिचर बढ़कर कितना हो गया 10 हो गया। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन। समझ आ रहा है या नहीं,
समझ आ रहा है? कोई डाउट है? ठीक है, तो देखिए कितना था, प्राइस कितने से कम हुआ, 1 यूनिट से, क्वांटिटी डिमांड कितनी बढ़ गई, 2 यूनिट से। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कैसा हुआ, ग्रेटर देन 1। ग्राफ में आपको यही बताया गया है। ठीक है, देखिए ग्राफ आपका ये कह रहा था, ऐसे बना हुआ था, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आपका क्या है, प्राइस। मान लीजिए पहले प्राइस थी आपकी इतनी, पी प्राइस पर 2 क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, आपका प्राइस कम हो गया। प्राइस कम हुआ कितना, इतना। क्वांटिटी डिमांड में जो वृद्धि हुई वो कितनी हो गई, इतनी। ये कितना है, ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता है कि जब प्राइस, मैंने इलास्टिसिटी में क्या पढ़ाया था कि अगर प्राइस में जो चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में अगर उससे ज़्यादा चेंज आएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पर क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा आपको। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे चले। चलिए, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, मेरे स्टूडेंट बहुत ही होशियार है। ठीक है, चलिए हमको देखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 कब होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपका निकल के आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 कब होती है। ठीक है, तो अब आपको देखना क्या है, व्हेन चेंज इन प्राइस when change in price and change in expenditure, change in expenditure moves in the same direction। ठीक है, same direction, then elasticity of demand will be less than 1। elasticity of demand will be less than 1। है, मतलब जब टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में जो चेंज आ रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो अगर जब ऐसे मूवमेंट होता है कि दोनों में जो चेंज है वो सेम डायरेक्शन में होता है तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं when price and total expenditure are positively related। ठीक है, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है तब भी आपका क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो आप कैसे होगा ये, अब इसको भी देखेंगे। क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर रिया जी, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया है कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज, इलास्टिसिटी से आप इसको नहीं जोड़िए, इलास्टिसिटी में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन बताता है, यहाँ पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको अच्छे से, इनके बीच से पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ
तो क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका इंक्रीज हो रहा है। कैसे होगा ये, इसको हमें अभी आपको बताना है। समझ आ गया तो बताइए, वरना मैं आगे चलूं। चलिए देखिए क्या होता है, P इंटू क्यू यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल्स क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मान लीजिए प्राइस कितना है, प्राइस मान लीजिए आपका कितना है 2, और क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है, कितना करेंगे तो आपका ये क्वांटिटी डिमांड आपकी हो रही है, तो कितना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर 6। प्राइस मान लीजिए कम होकर हो जा रही है 1, और क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा है, मान लीजिए 4, ठीक है। तो कितना हो गया ये 4। तो क्या होगा, देखिए प्राइस आपका क्या हो गया सॉरी, अच्छा मैं इतना तेजी तेजी शाउट करके बोल रही हूँ, अभी आप बोल रहे स्लो बोल रहे हैं, मैं बहुत शाउट करके बोलती हूँ। मैं कभी कभी अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्लास में इतना शाउट करके बोलती हूँ और मेरी आवाज़ इतनी स्लो आ रही है। हाँ मैं इतना तेजी तेजी बोलती हूँ, इससे मेरी आवाज़ भी ख़राब हो जाती है, गला भी ख़राब हो जाता है। और आप बोल रहे हो मैम स्लो बोल रही हैं, आवाज़ आ रही है या नहीं, क्लियर है या नहीं? तो चलिए देखिए क्या हुआ, पहले आपका प्राइस 2 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हुई थी 3, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 6, ठीक है। जब आपका प्राइस कम हुआ, ठीक है ध्यान दीजिए, प्राइस कम हुआ और आपका क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी 4, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 4। तो यहाँ पर क्या है देखिए, प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, और आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया कम। पहले 6 हो रहा था, अब टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया कम हो गया, यानी इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। मैंने आपको बताया कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, यानी प्राइस कम हुआ बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, और प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे इस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो देखिए इसको आप ग्राफ में कैसे बताया गया है, ये देखिए जब प्राइस आपकी इतनी थी, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी, इतनी। अब आपका प्राइस क्या हो गया, मान लीजिए प्राइस कम हो गया, सॉरी मैं हमेशा क्वांटिटी डिमांड लिख रही हूँ, मेरी गलती है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड नहीं है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो पहले वाले ग्राफ में भी आप देख लीजिए, जी आप सही कह रही थी, मेरी गलती है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड नहीं है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जब आपकी प्राइस कितनी थी, P थी, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका इतना था। प्राइस आपका जब कम हो गया, P2 हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान देना इंक्रीज हुआ, लेकिन जितना प्राइस में कमी हुई टोटल एक्सपेंडिचर उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। तो वैसे यहाँ पर भी होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपकी इतनी थी जब प्राइस P1 प्राइस पर टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, प्राइस जब कम होकर P2 हो गया तो देखिए आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। ये और ये टोटल एक्सपेंडिचर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा हुआ, प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, देखिए प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, यानी दोनों में जो मूवमेंट हुआ वो सेम डायरेक्शन में हुआ। तो जब भी आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करता है, यानी दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है। मैंने बताया कि इस एरिया में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। अरे नहीं, मैं डांट नहीं रही हूँ आपको, एक्चुअली मेरी ही गलती थी, सॉरी उसके लिए। मैं डांटती नहीं हूँ आपको, आपको मेरे साथ बोलने का टोन से ऐसा लग गया होगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है जब इक्वल्स टू 1 कब होता है, ठीक है। तो बताइए कब होगा, क्या बताया मैंने, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टोटल एक्सपेंडिचर, आपको याद रखना है ये। तो क्या होगा जब, देखिए क्या होगा, प्राइस में तो चेंज आए लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम रहे तो वैसे में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यूनिटी होगी, ठीक है। When price are changing but total expenditure remains same, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो वैसे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। कैसे होगा अभी हम इसको पढ़ेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस मान लीजिए 2 है, 2 प्राइस पर किसी वस्तु की डिमांड कितनी हो रही है, मान लीजिए 4, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 8, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्राइस तो चेंज है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगा, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर सेम मतलब मान लीजिए प्राइस जो है कम हो गया, प्राइस कम होकर कितना हो गया 1 रुपीज़, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ गई, कितनी हो गई 8 यूनिट, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 8, ठीक है। देख लीजिएगा आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, जब प्राइस आपका 2 रुपीज़ था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी की जा रही थी 4 यूनिट, जब प्राइस कम होकर 1 रुपीज़ हो गया क्वांटिटी डिमांड कितनी की जा रही है 8 यूनिट, तो टोटल एक्सपेंडिचर दोनों ही केस में क्या है सेम। तो मैंने क्या बताया कि प्राइस आपका चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका वो क्या है सेम है, ऐसे केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा 1 होगा। एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाता है, सेम यही लाइन पूछी जाएगी आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे में आपका ग्राफ क्या बनेगा, मैंने उस ग्राफ को आपको समझाने की सिर्फ कोशिश की हर बार बता के। यहाँ पर प्राइस है आपका y एक्सिस पर और x एक्सिस पर आपके क्या है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो देखिए ये एरिया है, मान लीजिए आपकी प्राइस कितनी थी इतनी P1, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना था, देखिए सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका ये चल रहा है। प्राइस मान लीजिए आपका इस एरिया में कहीं भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, चाहे प्राइस आप ये रखिए, चाहे प्राइस आप ये रखिए या ये रखिए, ठीक है। इन सभी प्राइस पर आप देखिए आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो है प्राइस 3, प्राइस 4 कम होकर प्राइस 5 हो गया कम होकर, पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर इस एरिया में क्या है सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो क्या होगी 1 होगी, ठीक है। एनी डाउट, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं आप हमारे। परेशान नहीं करते हैं, हाँ एक बार में समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था भाई, आर्क मेथड। आर्क मेथड बताइए, आर्क मेथड का क्या मतलब है। देखिए आपको मैंने बताया कि जो डिमांड कर्व है हमारा 2 टाइप से बनता है, एक डिमांड कर्व जब आपका होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोल कर्व फॉर्म में, और एक डिमांड कर्व आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, 2 तरीके से बनता है। तो आर्क मेथड का यूज हम सिर्फ इस टाइप के डिमांड कर्व में करेंगे। इस टाइप का डिमांड कर्व जब हमारा होता है स्ट्रेट लाइन तो उसमें आर्क मेथड यूज नहीं होता है, ठीक है। अब इसके आगे पढ़िए आप लोग, क्या है आर्क मेथड, मैंने इरेज शो कर दिया, चलिए कोई बात नहीं फिर से बना लेंगे। तो देखिए आर्क मेथड में क्या होता है कि जब आपका डिमांड कर्व जो है वो कर्व के फॉर्म में होता है तो उस समय अगर हमको इलास्टिसिटी निकालना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए जब स्ट्रेट लाइन होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी को मेजर कर लेते हैं ईजिली, ठीक है, पॉइंट मेथड से। आर्क मेथड में क्या होता है कि
कि अगर 2 पॉइंट मान लीजिए, पहले हमें पॉइंट मेथड ही पढ़ना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, हम पहले यही पढ़ लेते। देखिए ये जो 2 पॉइंट है इनके बीच में गैप बन रहा है, ठीक है। इस गैप के बीच में इलास्टिसिटी क्या होगी, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्क मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आर्क मेथड का यूज कब हम लोग करते हैं, इलास्टिसिटी जो डिमांड कर्व है उसके कर्वेचर के बीच में जो इलास्टिसिटी होगी उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्क मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। आर्क मेथड, ये डिमांड कर्व का कर्वेचर है, इनके बीच ये 2 पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट, इनके बीच में इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्क मेथड का यूज करते हैं। आर्क मेथड का जो फॉर्मूला है देख लीजिए कैसे करेंगे। मान लीजिए प्राइस यहाँ पर इतनी थी, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी, इतनी हो रही थी, ठीक है। प्राइस आपकी इतनी हो गई P1, क्वांटिटी डिमांड जो है इतनी हो गई। तो ये तो हमें पता चला कि प्राइस जो है उसमें चेंज आया, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, लेकिन कितनी मात्रा में बढ़ी इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला इसका लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P1 प्लस P2 Q1 प्लस, ये फॉर्मूला है। आपको आर्क मेथड का फॉर्मूला पूछा जाता है और पूछा जाता है कि हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं। तो जब आपका जो डिमांड कर्व है वो कर्व के फॉर्म में होता है, तो 2 पॉइंट के बीच में जो कर्व है, इनके बीच में जो कर्वेचर है उसके बीच की इलास्टिसिटी को चेक करने के लिए हम लोग आर्क मेथड का यूज करते हैं। और एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है कि जब आपका डिमांड कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा लाइक दिस, तो इस केस में आपका आर्क मेथड यूज नहीं होगा, ठीक है। ये जरूर पूछा जाता है, अगर 2 फॉर्म दिए, जैसे असर्शन दे दिया, रीजन दे दिया, या फिर स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 2 दे दिया। स्टेटमेंट 1 दे दिया कि आर्क मेथड का यूज हम जो है जब डिमांड कर्व के फॉर्म में होता है तब यूज करते हैं, तो करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि आर्क मेथड का यूज हम तब करते हैं जब डिमांड कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में नो आर्क मेथड यूज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको, क्लियर मैम, चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या बता रहे हैं, कोई बात नहीं। फोर्थ मेथड क्या है आपका, देखिए पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड। चलिए बताइए पॉइंट मेथड का मतलब क्या है। देखिए जो पॉइंट मेथड क्या है, इट इज द metrical method of measuring elasticity of demand of and at different point on डिमांड कर्व। मतलब डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्क मेथड पॉइंट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट,
लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व आपको जो डिफरेंट पॉइंट रहेंगे उस पर चेक करना है, ठीक है। चलिए ग्राफ से देखिए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और क्या चाहिए आप बताइए। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपका डिमांड कर्व है। मैंने क्या बताया कि जो डिमांड कर्व है इसके डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट मेथड का यूज करते हैं। और पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है। मान लीजिए एक डिमांड कर्व है, इसके डिफरेंट पॉइंट है, ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या बताया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए पॉइंट मेथड से लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है, अपर सेगमेंट देख लीजिएगा इसको भी, लोअर सेगमेंट। तो देखिए अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर कि यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर क्या होगी, इस पर क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं अभी बता दे रही हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होगी, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी, यहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 होगी और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगी। कैसे होगी अब आपको ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ए पॉइंट पर देखिए अपर सेगमेंट क्या है बताइए, ए पॉइंट पर अपर सेगमेंट है कुछ भी, ए पॉइंट के ऊपर कुछ है नहीं है। लोअर पॉइंट पे क्या है, ए ई। देखिए लोअर पॉइंट पर क्या है, लोअर सेगमेंट ए ई अपॉन अपर सेगमेंट क्या है 0। तो ऐसे में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, आएगी या नहीं। ठीक है, समझ आया आपको। हम लोग ऐसे ही निकालते हैं जब पॉइंट मेथड से यूज करते हैं। तो आपको लोअर सेगमेंट में क्या है, ए और ई, सबसे ऊपर ए से हम सबसे नीचे वाला लेंगे, ठीक है। तो ए ई हो गया लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट में कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। और जब भी समथिंग डिवाइडेड बाई 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, बी पॉइंट पर देखिए इलास्टिसिटी आप कैसे निकालेंगे। बी पॉइंट पर लोअर सेगमेंट क्या है, बी ई, अपर सेगमेंट क्या है बताइए, बी पॉइंट के ऊपर क्या है, बी ए, ठीक है। तो देखिए लोअर सेगमेंट क्या है, ज़्यादा है और अपर सेगमेंट क्या है, कम है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। होगी कि नहीं होगी। सी पॉइंट पर देखिए लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो सी पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या होगा, सी और ई, और अपर सेगमेंट क्या होगा, सी टू ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं इरेज करके एक साइड में अच्छे से लिख देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखिए, डी पॉइंट पर लोअर सेगमेंट क्या है, डी और ई, ठीक है। अपर सेगमेंट क्या है, डी और ए, ठीक है। तो देखिए लोअर पॉइंट क्या है, ज़्यादा कम है और अपर सेगमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ई पॉइंट पर देखिए, ई पॉइंट पर लोअर सेगमेंट कुछ भी नहीं है, 0 होगी। अपर सेगमेंट क्या है, ई और ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आगे चले। एक मेथड और रह गया है आपका, क्या है वो देखिए, फिफ्थ, ठीक है। कौन सा मेथड रह गया है, रेवेन्यू मेथड। चलिए बताइए क्या है रेवेन्यू मेथड।
चलिए देखिए, रेवेन्यू मेथड किसने दिया, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये दिया है किसने, AP टर्नर ने, ठीक है। और ये क्या मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, AR अपॉन AR माइनस MR, ठीक है। ये है आपको रेवेन्यू मेथड निकालने का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है इसमें, ठीक है। बाकी हम जब आगे पढ़ेंगे मार्केट्स तो एक बार देखना पड़ेगा आपको रेवेन्यू मेथड में से, ठीक है। तो आज हमने पूरा क्या पढ़ा, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना हमें बताइए। जी हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है। अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 होगा, और ये एरिया में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 होगा, ठीक है। सेम है, यही चीज़ यहाँ पर कही गई है, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है। तो चलिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मंडे को, आपको इवनिंग में क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज में मिलेंगे आपसे, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।